नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि इट कम्स अंडर पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है बेसिकली? पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स मैनी हाँ। तो सी प्लस प्लस में ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये दो तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक हो गया कंपाइल टाइम, जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका अब रन टाइम बाइंडिंग। तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग जो है यानी कि इन सी प्लस प्लस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन टू डिफरेंट मैनर्स। तो टू डिफरेंट मैनर्स क्या है? दैट इज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हम बोलते हैं। नाउ बेसिकली फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग में बेसिकली क्या होता है? वी यूज द सेम नेम ऑफ फंक्शन विथ डिफरेंट सिग्नेचर, यानी एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग सिग्नेचर के लिए यूज करते हैं। अब ये सिग्नेचर वैरी कैसे करता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट एज वेल एज टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर आपका ये सिग्नेचर वेरी करता है। नाउ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसके लिए, यानी कि फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसको आप नॉर्मल फंक्शन में भी सेम फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं, या स्पेशल फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हैं उस केस में भी आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर आपका कंपाइलर उस पर्टिकुलर फंक्शन को सेलेक्ट करता है प्रोसेस को फाइनलाइज एग्जीक्यूट करने के लिए। ना सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ क्या है कि अगर कोई फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं आप, यानी एक ही नाम के फंक्शन को डिफरेंट सिग्नेचर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ मेंटेन करना जरूरी है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 को एक्सपेक्ट करें यूजर लेगा, लेकिन यूजर को अगर 3 आर्गुमेंट के लिए चाहिए तो यू हैव टू थिंक फॉर 3 आर्गुमेंट ऑल्सो। सपोज 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है, 3 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम भी अगर यूजर चाहता है कि 3 आर्गुमेंट पास करके करें, तो 3 आर्गुमेंट के लिए भी सोचना होगा। अगर यूजर चाहता है 4 आर्गुमेंट लेकर हम करें, तो 4 आर्गुमेंट के लिए भी यू हैव टू डिजाइन अ सिग्नेचर, बिकॉज जैसा हम लोग डिफाइन किए कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप जो आर्गुमेंट का है उस पर हमारा जो है ओवरलोड यानी कंपाइलर जो है कंपाइलेशन के समय सेलेक्ट करता है पर्टिकुलर फंक्शन को। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज को हम लोग ओवरकम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। ठीक है ना? तो व्हेन वी डिस्कस टेम्पलेट, तो टेम्पलेट में हम लोग 2 तरह का टेम्पलेट डिस्कस करेंगे, एक फंक्शन टेम्पलेट, दूसरा क्लास टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट दोनों यूज करने का बेसिक रीजन यही है कि आप जो पर्टिकुलर डेटा टाइप यूज करते हैं, चाहे वो क्लास में यूज करें एज ए क्लास डेटा मेंबर, और या विदाउट क्लास अगर प्रोग्राम में यूज करें, तो उस केस में आपको जो फंक्शन का डिलिमिटेशन क्या हो जाता है कि आपको मेन से भी वही डेटा टाइप का वैल्यू पास करना होगा। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप किसी भी तरह का डेटा मेन से पास करें, एक ही सिग्नेचर आपका काम करे, क्योंकि आप मल्टीपल सिग्नेचर बना रहे हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप चेंज करके। अब जिसका लिमिटेशन यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट हो सकता है, ये डेफिनेट नहीं है कि आपका यूजर 3 ही आर्गुमेंट सोचेगा, 4 ही आर्गुमेंट सोचेगा, यानी कि एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका ये एक्सेप्शनल पार्ट हो जाता है। तो टेम्पलेट पैरामीटर इन प्लेस ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट or character, double, long, we just use template parameter in case of template. And whenever you are passing a specific type of data type with the particular function, तो वो template आपका उस data type के लिए काम कर लेगा। तो यहाँ वहां पर क्या हो जाएगा, जब फंक्शन टेम्पलेट या क्लास टेम्पलेट यूज करेंगे तो हम किसी भी तरह का डेटा टाइप का वैल्यू हम मेन से पास करेंगे, टेम्पलेट पैरामीटर उसको उसके हिसाब से एडजस्टेबल वर्क कर लेगा। So that is the part of function overloading. We already discussed it. Function template or class template in details we just discuss after completion of this topic. Now operator polymorphism जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें operator polymorphism में बेसिकली क्या है कि it is the process to enable an operator to exhibit different behavior depending on the data being provided. That means कि आप जब किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स ये डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेंट पर ये वर्क करेगा। जैसे अगर 4 + 2 + 3 + 6 कर रहे हैं, तो हर बार आपका क्या है, नेक्स्ट ऑपरेंट चेंज हो रहा है, प्रीवियस ऑपरेंट जो है वैल्यू रिटेन करके प्रीवियस रिजल्ट को आपका कहीं ना कहीं स्टोर करके और फर्दर रिजल्ट जनरेट करने के लिए
प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब यहाँ क्या है कि आपका जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो प्रोसेस लिखेंगे, वो प्रोसेस में हमारा जो ऑपरेटर है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड दो तरह का हो सकता है, यूनरी और बाइनरी। यूनरी इन द केस जब आपका सिंगल ऑपरेंड के साथ वो ऑपरेटर यूज होगा, बाइनरी जब वो दो ऑपरेंड के साथ यूज होगा, ठीक है ना। तो कुछ यूनरी ऑपरेटर का यहाँ लिस्टिंग है, लाइक नॉट, एंड, एक्सट्रिक्स, प्लस, माइनस, कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस। बाइनरी ऑपरेटर जो आपका दो सिंगल नहीं दो ऑपरेंड के बीच में अप्लाई करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके लिए कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, रिलेशनल ऑपरेटर ऑल, देन असाइनमेंट ऑपरेटर। देयर इज सम स्पेशल ऑपरेटर लाइक इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, पैरेंथेसिस जिसको फंक्शन में यूज करते हैं। तो दीज आर द सम स्पेशल ऑपरेटर। बिफोर डिस्कशन ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हमको ये भी समझना है कि कुछ ऐसा ऑपरेटर होगा जिसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, जैसे डॉट ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, स्कोप ऑफ एक्सेस ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, या साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। तो दैट इज प्री प्रोसेसर सिंबल और इज आल्सो नॉट ओवरलोडेड। नाउ टू ओवरलोड एनी फंक्शन, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर लिए थे। तो थोड़ा सा इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट आर द वेरियस वे टू ओवरलोड ऑपरेटर। नाउ सी दिस वन, वी ऑलरेडी डिस्कस कि जब भी कोई ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, आपको ऑपरेटर फंक्शन के बारे में सोचना होगा, यानी ऑपरेटर फंक्शन आपको लिखना होगा। और ऑपरेटर फंक्शन लिखने के बाद आपको ये तय करना होगा, यानी ड्यूरिंग ऑपरेटर फंक्शन राइटिंग यू हैव टू थिंक अबाउट कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड किस तरह से करेंगे। दो तरह से हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, एक बाय द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन और दूसरा बाय द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। दोनों आपको पता है कि पब्लिक मेंबर फंक्शन का मतलब हुआ कि यू आर यूजिंग मेंबर फंक्शन टू ओवरलोड द ऑपरेटर, और फ्रेंड फंक्शन का मतलब है यू आर यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अदर वर्ड में कि दो तरह से हम कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, यूजिंग मेंबर फंक्शन या यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन बोलिए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द नॉन मेंबर फंक्शन, बिकॉज फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ member of the particular class, so it is non-member function. So we have two options to overload any operator. First option is by the help of member function we can overload the operator, any operator, that may be unary operator or binary operator, or we have another way to overload any operator by the help of friend function. तो कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमको ये दो तरीका इस्तेमाल करना होगा। Now we have to follow certain steps, कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे जब भी कोई ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, और ये स्टेप्स ही आपका ये तय करेगा कि आप ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं या नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने से पहले आप क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जिसमें किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, यानी कि जिस क्लास के अंदर किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उस क्लास को आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको ये तय करना होगा कि आपका ऑपरेटर फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन को यूज करके आप बनाएंगे या नॉन मेंबर फंक्शन दैट इज फ्रेंड फंक्शन को यूज करके बनाएंगे। यानी आफ्टर क्रिएशन ऑफ क्लास यू हैव टू टेक डिसीजन वेदर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोडिंग फंक्शन बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास और बाय द हेल्प ऑफ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। तो अगर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास बनाएंगे तो ऑपरेटर फंक्शन जैसे आपका पब्लिक सेक्शन में अदर फंक्शन लिखा जाता है उसी तरह से लिखा जाएगा, बट ओनली वी हैव टू फॉलो द सिंटेक्स ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। अगर नॉन मेंबर फंक्शन यानी फ्रेंड फंक्शन के थ्रू आप लिखेंगे तो उसका भी सिंटेक्स हमको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट द थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप तय करते हैं कि आपको मेंबर फंक्शन या नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोड करना है। थर्ड इज कि डिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन। अब ये डिफिनीशन आपका इनसाइड या आउटसाइड हो सकता है, लेकिन कंपाइलर में आपके ये सजेस्ट करते हैं इनसाइड द कंपाइलर कि डिफाइन द, अगर आपको मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना है तो आप उसका डिफिनीशन इनसाइड द क्लास करिए, अगर नॉन मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करना है तो उसको आउटसाइड डिफाइन करिए।
तो आउटसाइड डिफाइन आपका इंडिपेंडेंटली डिफाइन होगा, क्योंकि आपका फ्रेंड फंक्शन अगर है वो, तो उसको किसी भी स्कोप एक्सेस ऑपरेटर के थ्रू आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में तो सिंपली first we just recap the particular previous discussion. Unary operator overloading. तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोग तीन तरह का ऑपरेटर को ओवरलोड किए थे। नाउ वी डिस्कस दिस ओवरलोडिंग बाय द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। we are not going to discuss it by friend function because single operator is used. तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है। तो अगर ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो सबसे पहला स्टेप हम लोग अभी डिस्कस किए थे। सबसे व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप शमशेर? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? create class. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट वन क्लास. Suppose we create one class having name num. Then after we have to think about the structure, like we just take two variable here, ab, and then second step you have to think where you want to place the operator. तो ऑपरेटर को कहाँ प्लेस करेंगे? ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर अगर आप कोई जनरल फंक्शन लिख रहे हैं void in, अगर कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इनपुट करेंगे। void in के थ्रू अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं cout enter to number cin, suppose, and now first of all you have to think about the operator function. अब ऑपरेटर फंक्शन के लिए आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू राइट द पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन, यानी सेकेंड स्टेप आप ये तय कर लिए कि पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखना है। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखना है तो रिटर्न टाइप ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन, then operator is the keyword. We already discussed we use operator keyword. So return type void, operator is the keyword, and we just want to use this symbol. No argument is there. तो प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो ये ऑपरेटर इज द कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड हुआ, ये आपका ऑपरेटर सिंबल हुआ। बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर तो लीव इट ब्लैंक। इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू ए बी का होगा, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ए बी का जो वैल्यू होगा, अगर उसको एक से इंक्रीमेंट करना है तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल करेंगे तो वो एक इंक्रीमेंट होगा। तो एक्चुअली प्लस प्लस कॉल करने पर होगा क्या, योर ए यानी कि प्लस प्लस ए आपका हो जाएगा और बी जो है ये प्लस प्लस बी हो जाएगा। यानी प्लस प्लस ए कहने का मतलब कि ए का वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, बी का वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी तो नहीं है, स्टूडेंट का सही देखना था कि सही रोल नंबर है या नहीं, लाए नहीं। सिमिलरली हम लोग एक और ऑपरेटर के लिए लिखेंगे, ऑपरेटर माइनस माइनस। अब यहाँ पर भी आपका सेम है, इसमें आप क्या करना चाहेंगे कि जब माइनस माइनस हो तो आपका एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो एक एक, अच्छा माइनस माइनस ए और माइनस माइनस बी करने से डिक्रीमेंट हो जाएगा या इसको असाइन करेंगे? ए में सर ये उस में रहेगा ना जो पहले जो इंक्रीमेंट करेगा फिर उसी को डिक्रीमेंट करेगा। ये आपका दो अलग अलग ऑपरेटर फंक्शन, हम यूनरी ऑपरेटर को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है ना, तीन यूनरी ऑपरेटर, हाँ तीन ऑपरेटर को एक साथ ले रहे हैं, वो जैसे आप यूज करिएगा वैसे काम करेगा। हाँ
जो हाँ बोलिए। तो मेरा कहना है मतलब जो पहले बढ़ेगा उसी को ना घटाएगा। जो बढ़ेगा जैसे उसी को 10 घटाएगा, और मतलब नहीं 10 और समझे। 11 लिए सर, 10 11 तो एक 11 12 हो गया, हाँ। तो फिर 11 12 को नहीं डिक्रीमेंट। नहीं 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 नहीं, वो आप तय करिएगा ना, ये आपका तो पार्ट ऑफ कोड, ये तो क्लास बना रहे हैं, लेकिन जब आप कॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली काम होगा ना। 10 को हाँ बोलिए। अब इसके लिए, बोल रहे हाँ हैं, हाँ, 2 नंबर लिए 10, 2 नंबर इन 10 11 और 11 दोनों को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, उसके बाद 10 11 सर, 11 12, फिर हाँ वही 11 12 को ना सर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ, डिक्रीमेंट आवाज नहीं आ रहा है जी तुम्हारा ठीक से। क्या आ रहा है? ठीक है, अभी आपका जो क्वेश्चन है यही ना, कि ये जो सारे ऑपरेटर फंक्शन को लिख देंगे तो एक के बाद एक सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपका ऐसा आपका अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस होगा, यानी कि जब यूजर नो सर, लिखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो हम आएंगे जैसे 2 इनपुट लिए, हाँ बोलो, एक तुम प्रॉब्लम को इसमें लिखो, ये चैट में लिखो, तो चैट में लिखो, थोड़ा देखें क्या क्या तुम बोल बताना चाह रहे हो। आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। बताइए, चैट में डालिए। प्रॉब्लम जो आपको कंफ्यूजन है उसको डालिए, क्योंकि बोल आवाज रहा है ना कि प्रोग्रामिंग है ना। आवाज की आवाज मीन सर, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से जो वैल्यू बढ़ेगा उसी वैल्यू को ना सर डिक्रीमेंट, वो तो कोई जरूरी है कि हम इंक्रीमेंट को पहले यूज करेंगे, हम डिक्रीमेंट को पहले यूज कर लेंगे, इंक्रीमेंट को करेंगे, इंक्रीमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, वैल्यू तो उसी का घटेगा ना, तो वो वैल्यू जिस आपका क्या कहते हैं, जिस भी, हाँ, ये जो ए बी का वैल्यू जिस ऑब्जेक्ट का होगा, जिस ऑब्जेक्ट का ए बी वैल्यू होगा ना, उस ऑब्जेक्ट में के साथ जब भी आप यूज करिएगा कोई यूनरी ऑपरेटर, माइनस माइनस या प्लस प्लस या माइनस यूज करिएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ए बी का वैल्यू होगा उसमें मॉडिफिकेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट होगा तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ए बी का वैल्यू भी डिफरेंट आप लेंगे, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू आप दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू कॉल होगा, दो ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, तो जब जिस ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू होगा उसके वैल्यू में मॉडिफिकेशन होगा जब आप पर्टिकुलर इसको कॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, तो अब जैसे मेन में जब लिखेंगे आप, अभी मेन लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नम इज द क्लास, तो नम क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाए ऑब्जेक्ट 1, ठीक है,
इस ऑब्जेक्ट 1 को यूज कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट 2 यूज कर रहे हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट 1 और 2 जो दो यूज लिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 और 2 आपका जब भी इन फंक्शन को, यहाँ पर आपका जो है नॉर्मल फंक्शन यूज किए हैं, कंस्ट्रक्टर यूज नहीं हुआ है, तो इन फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए सेट ऑफ वेरिएबल तैयार होगा। तो सपोज करो कि अगर हम ऑब्जेक्ट 1 के साथ इन फंक्शन कॉल किए, तो ऑब्जेक्ट 1 के साथ जब इन फंक्शन कॉल होगा तो आपका जो भी ए बी का वैल्यू इनपुट होगा वो ऑब्जेक्ट 1 के लिए होगा। तो अगर इस इनपुट वैल्यू के बाद एक बार हम अगर जिसको डिस्प्ले करा दें, ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प फंक्शन हम लोग यूज किए हैं, तो डिस्प अगर हम डिस्प करा दें तो जो भी ए बी का वैल्यू आप लिए होंगे वो डिस्प्ले होगा। अब अगर हम चाहें तो इस पर ऑब्जेक्ट 1 के साथ इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट 1 में ए बी का वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट 2 को के लिए वैल्यू इनपुट लेते हैं ए बी, तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए जो वैल्यू इनपुट किए, सपोज एक बार इसको डिस्प्ले करा दिए, तो अब जो भी आप ऑब्जेक्ट 2 के लिए ए बी का वैल्यू लिए होंगे, अगर हम उसके लिए माइनस माइनस को कॉल करें, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट 1 के लिए ही यूज कर लें, सारे ऑपरेटर को ओवरलोड कर लें। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम माइनस माइनस यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट 2 को वो डिक्रीमेंट करेगा एक वैल्यू से, यानी ए बी का वैल्यू जो ऑब्जेक्ट 2 में होगा। सपोज एक और ऑब्जेक्ट 3 बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट 3 बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट 3 में भी हम लोग वही काम करते हैं। ऑब्जेक्ट 3 में पहले ऑब्जेक्ट 3 में वैल्यू इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इनपुट लेने के बाद इसको एक बार डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट 3 के लिए माइनस को कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट 3 को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, वो सबको इफेक्ट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट 3 को इफेक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट 3 को फिर आप डिस्प्ले कराएंगे, जैसे यहाँ ये करने के बाद हर बार आप क्या करेंगे कि डिस्प्ले करा के चेक करेंगे कि उसके बाद आपका जो है जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ भी कॉल करने के बाद एक बार आप ऑब्जेक्ट 1 के साथ डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट 1 में इंक्रीमेंटेशन हुआ, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 का जो ए बी का वैल्यू है वो मॉडिफाई होके क्या हो गया, ठीक है ना। नाउ ऑब्जेक्ट 3 में भी हमने माइनस को किया, यानी कि निगेट करने के लिए, जो वैल्यू है उसको निगेट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट 3 डॉट दिस जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका मॉडिफिकेशन जो होगा वो मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा है ना। आपका जो कंफ्यूजन था इसी के लिए हमने 3 ऑब्जेक्ट ले लिया। अब आप चाहें तो ऑब्जेक्ट 1 में वो तीनों को कॉल कर सकते हैं, तीनों ऑपरेटर, ठीक है ना। तो तीनों ऑपरेटर को कॉल करेंगे तो जब जब जो प्रीवियस स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। अगर आपने इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट कॉल किया तो फिर से घटा देगा, अगर उसके बाद आपने यूनरी माइनस को यूज कर लिया तो फिर सबको निगेट कर देगा। तो अगर आप चाहें तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए वो तीनों ऑपरेटर को ओवरलोड करके चेक कर सकते हैं, या 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो सेट ऑफ ए बी उसका जो वैल्यू है उसके लिए भी हुआ। यही यही कहना चाह रहे थे सर। हाँ, अब क्लियर है ना। हैं? हाँ, पहले इसको एक बार देख लीजिए, फिर ये सेपरेटली देख यही लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए
तो अब यहाँ पर आप पहला बार जो इंटर टू नंबर है ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए कॉल हुआ, 2 नंबर इंटर कर दिए, सपोज 12 एंड 80। अब ये 12 और 80 को आप पहले एक बार क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले भी करा रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू 12 और 80 डिस्प्ले हुआ, और उसके बाद क्या है आप प्लस प्लस ऑब्जेक्ट 1 कर रहे हैं, तो ए और बी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 12 और 81, यानी 12 13 में बदल गया, 80 81 में बदल गया। तो 1 इंक्रीमेंट हुआ आफ्टर कॉलिंग ऑफ दिस प्लस प्लस ओबीजे, बिकॉज इसके ठीक बाद आप उसको डिस्प्ले भी कराए हैं, तो इसका जो इफेक्ट हुआ उसको फिर आप डिस्प्ले करा के चेक कर लिए, तो एक एक इंक्रीमेंट हुआ। दूसरी बार आप ऑब्जेक्ट 2 के लिए इंटर 2 नंबर ले रहे हैं, तो 2 नंबर सपोज करो 10 और 20 आप ले लिए, तो ये दूसरी बार जो है ऑब्जेक्ट 2 के लिए इनपुट वैल्यू है, तो उसमें डिस्प्ले भी 10 20 करेगा, और यहाँ पर आप माइनस माइनस ऑब्जेक्ट 2 किए हैं, यानी ऑब्जेक्ट 2 का जो वैल्यू है उसमें एक एक घट गया, तो 10 9 में बदल गया और 20 जो है 19 में बदल गया। तीसरी बार ऑब्जेक्ट 3 के लिए आप कॉल किए, तो ऑब्जेक्ट 3 में आप जो भी इनपुट लेंगे वो ऑब्जेक्ट 3 के लिए होगा, सपोज 80 और 70 आप लिए, तो ऑब्जेक्ट 3 के लिए इनपुट लिए तो डिस्प्ले भी 80 70 करेगा, और अब यहाँ क्या कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू है उसको निगेटिव बना रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो 80 70 तो वैल्यू डिस्प्ले हुआ, इसके ठीक बाद क्या हुआ, दोनों निगेट हो गया, यानी ए का वैल्यू -80, बी का वैल्यू -70। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज आप कर रहे हैं इसमें ये एक ही ऑब्जेक्ट के लिए तीनों चीज चेक करना चाहते हैं, तो आप तीनों चीज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज चेक करने के लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एक बार ये यूज करके फिर माइनस माइनस यूज कर लीजिए, ठीक है, और हर बार डिस्प्ले तो कराना है, फिर आप एक बार जो है माइनस को यूज करके चेक कर लीजिए कि आपका फाइनल निगेट भी हो रहा है कि नहीं। तो ये काम आप सबके लिए कर सकते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट में एक में हम लोग चेक कर रहे हैं, बाकी में भी आप कर सकते हैं। जो प्रीवियस वैल्यू है उसी में वो डिपेंड करता है आपका सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या लिख रहा है, तो अगर सीक्वेंस सेम सीक्वेंस में लिखेंगे तो जो प्रीवियस रिजल्ट है उसके बाद का रिजल्ट आपका उसके बाद जनरेट होगा 1 by 1। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, और सी दिस वन। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए हम लोग जो है 2-3 ऑपरेशन किए, तो सपोज 10 और 20 ले रहे हैं, तो अब ये 10 और 20 जो है वो सी इन दिस, ये 10 और 20 पर भी आपका इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन और निगेशन यानी कि जो माइनस यूनरी माइनस यूज हो रहा है, तो ये तीनों चीज यूज हो रहा है। तो पहली बार आपका ये क्या होगा, तीनों एक के बाद एक डिस्प्ले होगा एक साथ, तो पहली बार ए और बी का वैल्यू डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल किया है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल करने के बाद 2 लोग अभी जुड़े हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब आप कॉल किए तो 11 और 21 आपका ये डिस्प्ले हो गया, यानी दोनों में एक एक बढ़ गया। फिर ठीक उसके बाद आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किया है तो उसी में फिर घट गया वैल्यू, यानी प्रीवियस वैल्यू ही आ गया आपका 10 20, और फिर आप निगेट कर रहे हैं माइनस, तो ये क्या हुआ उसी प्रीवियस वैल्यू में ये निगेट भी कर रहा है, ए को -10 और बी को -20 कर रहा है। लेकिन फर्दर ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 के लिए ये काम आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ अगर 30 और 40 डाल रहे हैं तो ये केवल आपका डिक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि केवल डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किए हैं, और इसके बाद आप 70 और 60 अगर डाल रहे हैं तो वहां केवल निगेट हो रहा है, तो 70 और 60 तो ये -70 और -16 हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज क्लियर? हाँ यस सर। हाँ, तो ये चीज क्लियर है कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग मेंबर फंक्शन यूज करके किए, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। अगर आपको सेम प्रोग्राम यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन लिखना होगा तब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या है कि ये वॉइड ऑपरेटर तो जैसे है वैसे ही रिटर्न टाइप रहेगा, साथ में एक फ्रेंड कीवर्ड ऐड हो जाएगा, तो फ्रेंड कीवर्ड ऐड हो जाएगा, और आप स्टेप जैसे हम बताए कि आपको क्या करना है कि अब डिफिनीशन आउटसाइड ऑफ द क्लास करना है, तो डिफिनीशन आपका आउटसाइड ऑफ द क्लास होगा, लेकिन जैसे नॉर्मल फंक्शन डिफाइन होता है वैसे नहीं होगा,
अगर इसी पर्टिकुलर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ क्लास डिफाइन करेंगे तो हमको क्लास भी इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि इस क्लास का ये मेंबर है, ठीक है। फिर आपका ऑपरेटर कीवर्ड भी होगा, और वॉइड ये रिटर्न टाइप भी होगा, और फिर आपका फाइनली ये प्लस सिंबल भी होगा। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ठीक है, अगर आपको यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यानी बोल सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन या यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन, बिकॉज वी हैव टू वे टू राइट द पर्टिकुलर प्रोग्राम यूजिंग मेंबर फंक्शन एंड यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन तो देख लिए कि पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किए, नॉन मेंबर फंक्शन भी आपका डिक्लेयर तो पब्लिक के अंदर ही होगा, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड विद द क्लास, यानी कि वो जो फंक्शन आप लिखेंगे वो फंक्शन आपका डायरेक्ट रिलेट नहीं करेगा क्लास से, क्योंकि वो क्लास का वो मेंबर फंक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज द पर्टिकुलर डिफरेंसेस, हमको क्या करना होगा, ये फंक्शन तो रहेगा, तीनों फंक्शन आपका रहेगा, लेकिन ये फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास रहेगा। नाउ आउटसाइड ऑफ द क्लास भी आप जब इसको लिखेंगे तो इसका कोई कोरिलेशन आपका क्लास से नहीं होगा, यानी क्लास का जैसे फंक्शन आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, यू हैव टू यूज, यू जस्ट यूज द स्कोप एक्सेस ऑपरेटर, so there is no need to use a scope access operator to define the particular function, only we declare it in independent manner। तो independent manner में क्लास के बाहर लिखे, लेकिन क्लास के अंदर क्या करना होगा, we have to mention, यस क्लास के अंदर हमको ये बताना होगा कि ये हमारा फ्रेंड, तो क्या लिखेंगे, फ्रेंड जो आपका कीवर्ड है या इनलाइन है, ये हमेशा रिटर्न टाइप के पहले होता है या बाद में, एनीवन, इनलाइन फंक्शन भी यूज किए होंगे आप। तो फ्रेंड कीवर्ड को हम रिटर्न टाइप के पहले, फंक्शन के रिटर्न टाइप के पहले ऐड करेंगे या रिटर्न टाइप के बाद लिखेंगे, पहले सर ठीक? तो केवल हमको क्या करना है, void और जो आपका फंक्शन था ऑपरेटर, void ऑपरेटर और प्लस प्लस सिंबल था, और देन फंक्शन, इसके पहले फ्रेंड लगा देना है, ठीक है ना। अब ये फ्रेंड लगा दिए तो अब ये बन गया इसका नॉन मेंबर फंक्शन। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग मेंबर फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन, तो नॉन मेंबर फंक्शन में यू हैव टू डिक्लेयर द पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन एज ए फ्रेंड फंक्शन। तो ऑपरेटर कीवर्ड आप यूज करेंगे माइनस माइनस, सिमिलरली then minus। Now this is the prototype declaration of the particular operator function। तो तीन ऑर्डिनरी ऑपरेटर हम लोग लिखे, तीनों ऑर्डिनरी ऑपरेटर को हमने मेन के बाहर यानी कि क्लास से बाहर डिफाइन कर दिया, एंड देन वी यूज द पर्टिकुलर फंक्शन इन द सेम मैनर। हम लोग फंक्शन को सेम मैनर में यूज करेंगे, क्योंकि इन और डिस्प्ले फंक्शन तो मेंबर फंक्शन है इसका, केवल हम लोग ऑपरेटर को जहां कॉल कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली उसका वर्क करेगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, नाउ सी हियर, अब यूनरी ऑपरेटर को जब आप ओवरलोड करेंगे तो यूनरी ऑपरेटर में आपका जो है यहाँ पर पैरामीटर, यानी कि इट नीड्स सर्टेन पैरामीटर, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कंपाइलर। यहाँ पैरामीटर हम नहीं लें, अगर पैरामीटर नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पैरामीटर नहीं लेना है, तो इसलिए क्योंकि फ्रेंड ऑपरेटर बेसिकली आपका जब काम करेगा फ्रेंड फंक्शन, तो इट वर्क्स फॉर द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, because we are not taking any argument in this particular case। so for unary operator we just prefer the member function, not non-member function। तो नॉन मेंबर फंक्शन हमको लेने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यूनरी फंक्शन के लिए, यूनरी ऑपरेटर के लिए हम मेंबर फंक्शन से ही एक्सेस करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज नो नीड टू पास एनी ऑपरेटर फॉर। सर इसको तो क्लास के बाहर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर ही कर रहे हैं। किसको? फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर जो लिए इन क्लास में लिए हैं। हाँ, तो फ्रेंड फंक्शन तो फ्रेंड तो क्लास का ही ना होता है, इसको डिक्लेयर
प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर, डिफाइन करेंगे आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, रीज्वाइन करिए इसको, फिर से डिस्कस करेंगे।